सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेड पाथ विद पीयूष। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में, जो हमारी अगली वीडियो है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की सीरीज़ में। पहले हमने बात करी थी कोरोसिव पॉइजन्स पार्ट 1 की। अब हम बात करने वाले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटेलिक पॉइजनिंग में आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन। जो मेटेलिक आर्सेनिक है वो ब्लैक कलर का होता है, ये आपने याद रखना है। मेटेलिक आर्सेनिक इज़ ब्लैक इन कलर एंड इट इज़ नॉट पॉइजनस। जो आर्सेनिक मेटेलिक फॉर्म में है वो पॉइजनस नहीं है। क्यों पॉइजनस नहीं है? बिकॉज इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। वो जीआईटी से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए इट इज़ नॉट पॉइजनस टू अस। लेकिन जो भी आर्सेनिक के कंपाउंड्स आ रहे हैं बॉडी में, जो हम अगली स्लाइड पर पढ़ने वाले हैं, वो क्यों पॉइजनस है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये है कि वो इंटरफेयर करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ। ठीक है, वो रेस्पिरेशन नहीं होने देते, ऑक्सीजन को यूज़ नहीं होने देते बॉडी में। ठीक है, बाय अनकपलिंग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स लाइक पायरुवेट ऑक्सीडेज बाय कंबाइनिंग विद सल्फाइड्राइल ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सल्फाइड्राइल ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स के साथ जाके बाइंड कर लेते हैं। इस वजह से वो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ वो इंटरफेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब कौन कौन से टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं? अगर आर्सेनिक का मेटेलिक आर्सेनिक टॉक्सिक नहीं है तो विच आर द कंपाउंड्स दैट आर टॉक्सिक? ये सारे याद होने ज़रूरी हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, और इन जनरल शॉर्ट नोट में भी इसको लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है कि व्हाट आर द टॉक्सिक कंपाउंड्स। ठीक है, आर्सेनियस ऑक्साइड या आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है वाइट आर्सेनिक। तो दिस कैन बी एमसीक्यू क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, जो भी मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ, दे कैन बी पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यूज़। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनियस ऑक्साइड और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इज नोन एज वाइट आर्सेनिक एंड इट इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ आर्सेनिक। सेकेंडली, कॉपर आर्सेनाइट। ठीक है, कॉपर के साथ जो सॉल्ट बनता है जिसको हम शील्स ग्रीन कहते हैं। ठीक है, अगेन एन एमसीक्यू। और कॉपर एसिटो आर्सेनाइट को हम कहते हैं पेरिस या एमरल्ड ग्रीन। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स हो सकते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आर्सेनाइड। फिर आर्सेनिक सल्फाइड है। ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो येलो कलर में होता है, तो दिस कैन बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद एक गैस है जिसको आर्साइन कहते हैं, आर्साइन या आर्सेनियूरेटेड हाइड्रोजन। ठीक है, इजी नाम है कि आप आर्साइन याद कर लीजिए। एंड इट इज़ अ कलरलेस गैस विद गार्लिक लाइक ओडोर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत इससे आपको क्या पता चलेगा, एक इम्पॉर्टेंट फीचर पता चल रहा है आर्सेनिक पॉइजनिंग का, जो आपको देखने को मिल सकता है किसी किसी केस में, कि गार्लिक लाइक ओडोर आ रही है। और फिर नेचुरल सब्सटेंसेस में क्या हो सकता है, सिगार्स हो सकते हैं जिनके अंदर भी आर्सेनिक होता है, यानी कि टोबैको स्मोकिंग। ठीक है, टोबैको स्मोकिंग के अंदर रिस्क हो सकता है आर्सेनिक पॉइजनिंग का। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे याद होने चाहिए। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड ओरली थ्रू जीआईटी, स्किन एंड लंग्स एज वेल एज पेरेंटली। ये ओरली भी एब्जॉर्ब होता है और पेरेंटरली भी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज़ फाउंड इन ग्रेटेस्ट अमाउंट इन लिवर। इट इज़ फाउंड इन ग्रेटेस्ट अमाउंट इन लिवर, देन फॉलोड बाय किडनीज एंड स्प्लीन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि लिवर याद रखना है हमने। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ एक्सक्रीटेड इन हेयर एंड नेल्स विद इन फ्यू आवर्स ऑफ इंजेक्शन। मोस्टली ये कहाँ पे रहता है, हेयर्स एंड नेल्स पे रहता है बाद में, जब ये एक्सक्रीट होने लग जाता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज़ एक्सक्रीटेड इनटू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन इवन व्हेन गिवन बाय रूट्स अदर देन द माउथ। मतलब अगर आप इनको पेरेंटरली भी देते हैं तो भी एब्जॉर्ब होने के बाद ये स्टमक और इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट होता ही होता है। ठीक है, ये इसकी एक्सक्रीशन का एक खास पॉइंट है। ओके, next, coming to acute arsenic poisoning, what are the signs and symptoms that you see? Firstly, they usually appear by 1 hour of ingestion. 1 hour after ingestion of arsenic, you will find the signs and symptoms that are coming. ठीक है, firstly what you find is sweet metallic taste, sweet metallic taste. Okay, nausea, vomiting, diarrhea, burning in mouth and throat, and especially garlic odor in breathing. अगर क्या होगा, आर्साइन की पॉइजनिंग होगी, आर्सेनियूरेटेड हाइड्रोजन की पॉइजनिंग होगी। ठीक है, किडनी के केस में आपको क्या मिलेगा, ओलिग्यूरिया मिलेगा, यूरीमिया मिलेगा, एल्ब्यूमिन्यूरिया मिलेगा, एंड रेड सेल्स और कास्ट मिलेंगे। ठीक है, सीवीएस के केस में आपको हाइपोटेंशन या सर्कुलेटरी कोलैप्स देखने को मिल सकता है, या बिल्कुल ही ऑपोजिट हाई इंटेंसिटी अरिथमियास देखने को मिल सकते हैं, लाइक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ओके,
तो डेंजरस इट इज़। एंड हेपेटिक में के केस में फैटी इन्फिल्ट्रेशन मिल सकती है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या मिल सकता है, पेन मिलेगी लिम्स में, उसकी वजह से वीकनेस होगी। ठीक है। नेक्स्ट सीएनएस के केस में क्या मिलेगा, सीएनएस के केस में आपको मिलेगा हेडेक, वटाइगो, हाइपरथर्मिया, ट्रेमर्स। ठीक है, ये सारे केसेस देखने को मिलेंगे आपको। और ये जो हम बात कर रहे हैं जिसमें ये जीआईटी के सिम्टम्स आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोएंटेरिक टाइप, गैस्ट्रोएंटेरिक टाइप ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो एक तो ये होगी गैस्ट्रोएंटेरिक टाइप। दो तरीके की और होती है। ठीक है, फल्मिनेंट टाइप और नारकोटिक टाइप। ठीक है, नारकोटिक टाइप में क्या होता है कि जो जीआईटी के सिम्टम्स है वो कम होते हैं। ठीक है, बस इतना है कि कम होते हैं। फल्मिनेंट टाइप में क्या होता है, इसमें बहुत ही लार्ज डोज ऑफ आर्सेनिक बॉडी में जाती है। लाइक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक रेफरेंस वैल्यू दैट इज़ ग्रेटर देन 3 ग्राम। तो जो जीआईटी के सिम्टम्स है दे आर कम्प्लीटली एब्सेंट, दे आर कम्प्लीटली एब्सेंट जीआईटी सिम्टम्स। एंड डेथ विल अकर विद इन 1 to 3 आवर्स फ्रॉम शॉक। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वजह से डेथ हो जाएगी विद इन 1 to 3 आवर्स इन केस ऑफ फल्मिनेंट टाइप। ठीक है, इसके बाद आपको इसका फेटल डोज और फेटल पीरियड पता होना चाहिए। फेटल पीरियड की बात हमने अभी करी, 1 से 2 दिन अप्रॉक्सीमेटली। और जो फेटल डोज है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की, जो कि मोस्ट टॉक्सिक कंपाउंड है आर्सेनिक का, ठीक है, उसकी कितनी है, 0.1 से 0.2 ग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 0.1 से 0.2 ग्राम, या दूसरे भाषा में लिख सकते हैं हम 110 से 120 mg। ठीक है, 110 100 से 120 या 110 से 120 mg। ठीक, नेक्स्ट लैब इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या मिलेगा। ठीक है, अगर आप यूरिन का एक्सक्रीशन में देखेंगे तो 24 आवर यूरिन एक्सक्रीशन में अगर ग्रेटर देन 100 माइक्रोग्राम पर लीटर सिक्रीशन हो रहा है आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक पॉइजनिंग है। ये वैल्यू थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आर्सेनिक के केस में। ठीक है, एक ये, और एक ब्लड में सीरम आर्सेनिक की वैल्यू ग्रेटर देन 0.9 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ये दो वैल्यूज जरूर अपने दिमाग में रखने की कोशिश करनी। ठीक है, एक इस स्लाइड में से और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए वो होना चाहिए टेस्ट के नाम। ठीक है, रेडी में मेन जो टेस्ट के दो नाम दिए हैं वो दिए हैं मार्श और रेंज। ठीक है, गुडचिट्स टेस्ट भी होता है, बट ये तीनों टेस्ट ऑब्सलीट हैं, अब यूज नहीं होते, बट इनके नाम इन जनरल एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि ये किसकी पॉइजनिंग में यूज किए जाते हैं। हेयर और नेल के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है, बट ये अगर आपसे बस याद रखा जाए या आपको लंबा आंसर लिखना है तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका ईसीजी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन देखने को मिलेगी, एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, और टी वेव फ्लैटनिंग देखने को मिलेगी। तो ईसीजी से भी आप आर्सेनिक पॉइजनिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट आर द पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। ठीक है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स दो तरीके की हो सकती है कि एक्सटर्नली क्या दिख रहा है और इंटरनली क्या दिख रहा है। ठीक है, एक्सटर्नली आपको जो देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है संकन आईबॉल्स। ठीक है, ये क्यों होगा, बिकॉज डिहाइड्रेशन हो रही है। ठीक है, इसके केस में डिहाइड्रेशन होती है, तो आपको संकन आईबॉल्स दिखेगी, बॉडी श्रंक हो सकती है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, और साइनोस स्किन दिख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनली आपको क्या मिलेगा, देयर विल बी लीजंस दैट आर फाउंड मेनली इन स्टमक। ठीक है, जो ओरोफेरिंग्स है, ईसोफेगस का रीजन है, दैट कैन बी अफेक्टेड और कैन नॉट बी अफेक्टेड, बट मेजरली जो लीजन्स मिलते हैं वो स्टमक में मिलते हैं। वहाँ का जो म्यूकोजा है वो स्वेलन हो जाएगा, इडिमेटस हो जाएगा और रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पेशली इन पाइलोरिक रीजन, जिसकी वजह से स्टमक म्यूकोजा को एक रिजेंबलेंस मिलती है रेड वेलवेटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टमक रिजेंबल्स रेड वेलवेटी अपीयरेंस। तो रेड वेलवेटी अपीयरेंस आपको किस पॉइजनिंग में मिलती है, आर्सेनिक पॉइजनिंग में मिलती है। कंजेस्टेड लंग्स होंगे विद एक्यूमोसिस। ठीक है, लिवर स्प्लीन और किडनी भी कंजेस्टेड होंगे, एनलार्ज होंगे, एंड दे विल शो क्लाउडी स्वेलिंग। ब्रेन विल शो एडिमा विद पैची नेक्रोसिस और हेमरेजिक एंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स है जो आपने लिख के आनी है। स्टमक शोइंग रेड वेलवेटी अपीयरेंस बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में एमेटिक्स आर नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, एमेटिक्स आर नॉट रिकमेंडेड, ये आपने याद रखना है, बट गैस्ट्रिक लवाज कैन बी डन। ठीक है, अगर आपको याद होगा कोरोसिव पॉइजन के केस में क्या होता था, क्या हम गैस्ट्रिक लवाज करते थे या हम एमेटिक्स देते थे, नहीं। अगर आपने वो वीडियो पढ़ी होगी तो हम ये दोनों चीजें नहीं करते हैं उनके केस में। ठीक है, तो स्टमक शुड बी एम्प्टी एंड देन वॉश विद लार्ज अमाउंट ऑफ वार्म वाटर एंड मिल्क। एल्कलीज शुड नॉट बी गिवन, बिकॉज इसका कारण क्या है, अगर आप एल्कलीज देते हैं तो उससे आर्सेनिक की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगेन अ पोटेंशियल ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन कैन बी देयर दैट एल्कलीज कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आर्सेनिक। ठीक है,
सेकेंडली क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड देते हैं ओरली, ये क्या करता है, फेरस आर्सेनाइट बना देता है। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से या टॉक्सिक आर्सेनिक से नॉन टॉक्सिक फेरस आर्सेनाइड बना देगा, तो इसलिए ये देना बहुत ही बेनिफिशियल है। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज जो दी जाती है वो दिया जाता है Bl। व्हाट इज Bl? इट इज ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, ल्यूसाइड, ठीक है। इट इज ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड जो दिया जाता है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है कि 400 से 800 mg ऑन फर्स्ट डे, 200 से 400 mg ऑन सेकेंड एंड थर्ड डे, एंड 100 to 200 mg इन 2 डिवाइडेड डोजेस फॉर 7 to 10 डेज हम देते हैं। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड हम इसके केस में देते हैं, और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर Bl है तो उसके साथ हम पेनिसिलामीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज DMSA और DMPS कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाल इफ दे आर अवेलेबल, बट मेजरली Bl अवेलेबल होता है इसलिए Bl ही यूज होता है। जो डिमल्केंस है, जो हमने बात पिछले वीडियो में भी करी थी कि क्या होते हैं, दे आर प्रोटेक्टिव ऑफ मिकोजा, सो वो मिकोजा को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए ये इरिटेशन को कम करते हैं। एक और पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए, कैस्टर ऑयल या मैग्नीशियम सल्फेट का क्या यूज है, ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं आर्सेनिक के। ऐसा कौन सा सब्सटेंस था जो आर्सेनिक की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा था, एल्कलीज, हमने पिछली ही स्लाइड पर डिस्कस किया, ठीक है। साथ साथ हीमोडायलिसिस हो सकता है उन पेशेंट्स में जिनमें रीनल फेलियर है, और चिलेशन थेरेपी का इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इट इज इनइफेक्टिव इन केस ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग चिलेशन लिखेंगे आर्सेनिक पॉइजनिंग में, बट आर्साइन पॉइजनिंग में चिलेशन थेरेपी का इफेक्ट कम है, ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि आर्सेनिक पॉइजनिंग और कॉलरा में क्या डिफरेंस है। ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग बहुत हद तक कॉलरा के सिम्टम्स को क्या करता है, मिमिक करता है, ठीक है, उनके सिम्टम्स बहुत सिमिलर है, इसलिए इनके बीच में डिफरेंस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार मैं समझा देता हूँ, बट इस टेबल को आप जरूर पढ़िएगा, दिस टेबल इज टेकन फ्रॉम रेडी, ठीक है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, आ जाइए डिस्कस करते हैं। पेन इन थ्रोट, ठीक है, बिफोर वॉमिटिंग इन आर्सेनिक पॉइजनिंग, हमने पहले बात करी, आर्सेनिक पॉइजनिंग में पहले से ही पेन पेशेंट को होता है बिकॉज ऑफ पॉइजनिंग, वही कॉलरा में आफ्टर वॉमिटिंग पेशेंट को पेन होता है, ठीक है। अगर स्टूल्स की बात करें तो इसमें डार्क कलर्ड स्टूल्स होते हैं, ब्लडी होते हैं, और बाद में जाके वो राइस वाटरी कंसिस्टेंसी में आते हैं, जबकि कॉलरा में पहले से ही जो स्टूल्स होते हैं वो राइस वाटरी कंसिस्टेंसी में होते हैं, एंड दे आर नॉट ब्लडी, दे आर पास इन कंटिन्यूअस इनवॉलंटरी जेट फैशन, ओके। जो टेनिस्मस है या एनल इरिटेशन है वो आर्सेनिक पॉइजनिंग में प्रेजेंट होती है, वाइल कॉलरा में वो एब्सेंट होती है। अगर आप वॉमिटेड मैटर की बात करें कि जो वॉमिटिंग से चीज़ निकली है, उसमें आर्सेनिक पॉइजनिंग में मेजरली म्यूकस, बाइल और ब्लड होता है, वही कॉलरा में जो वाटरी सिक्रीशन होती है जिसमें म्यूकस और बाइल और ब्लड कम होते हैं, ठीक है। वही आर्सेनिक पॉइजनिंग में आपको हेमाटोमेसिस जैसी चीज़ दिखती है, ठीक है। जो वॉइस होती है वो आर्सेनिक पॉइजनिंग में इतनी अफेक्टेड नहीं होती, बिकॉज हमने बात करी इसकी मेजर जो इफेक्ट है वो कहाँ से शुरू होता है, स्टमक से शुरू होता है। वही कॉलरा में रफ एंड विस्लिंग साउंड होती है। जो कंजक्टाइवा होगा वो आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में इन्फ्लेम्ड होगा, भी कॉलरा के केस में इट विल बी नॉट इन्फ्लेम्ड। एनालिसिस ऑफ एक्सक्रीटा करेंगे तो हमें आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में आर्सेनिक मिलेगा, वहीं कॉलरा के केस में आपको विब्रियो कॉलरा की प्रेजेंस मिलेगी, ठीक है। तो इस डिफरेंस को जरूर याद रखना है, एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग, क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स है। सीएनएस के केस में आपको पॉलीन्यूराइटिस भी देखने को मिल सकता है, पैरेस्थीसिया देखने को मिल सकता है, एंसेफलोपैथीज, मतलब ज़्यादा जो हार्श या सुअर सिम्टम्स है वो देखने को मिल सकते हैं। वही वहाँ पे क्या था, डिजीनेस थी, ट्रेमर्स थे, हाइपरथर्मिया था, ठीक है। स्किन के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि रेन ड्रॉप टाइप ऑफ पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, अगेन अ पोटेंशियल एमसीक्यू, रेन ड्रॉप टाइप ऑफ पिगमेंटेशन पॉइजनिंग में देखने को मिलती है क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अल्ड्रिच मीज लाइंस आर फाउंड इन फिंगरनेल्स। अब ये है क्या, अल्ड्रिच मीज लाइंस क्या होती है, एक्चुअली में ट्रांसवर्स वाइट लाइंस होती है, ट्रांसवर्स वाइट लाइंस होती हैं फिंगरनेल्स के ऊपर, ठीक है। आईज में देयर विल बी कंजेशन एंड फोटोफोबिया, ठीक है। जीआईटी के केस में आपको देखने को मिलेगा नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, ठीक है।
हेपेटिक के केस में हेपेटोमेगैली, सिरोसिस, जॉन्डिस। ब्लड के केस में आपको बोन मैरो सप्रेशन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से हाइपोप्लेजिया और एनीमिया होगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ, डिस्नी और हेमोप्टिसिस। तो टू बी ऑनेस्ट क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के फीचर्स लिखना सबसे आसान चीज़ है, ठीक है। दीज आर वेरी इजी टू लर्न। ओके, लास्टली अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अगेन आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द मेटेलिक पॉइजन इज टेरेटोजेनिक, तो आर्सेनिक इज टेरेटोजेनिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है कि क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के क्या पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स और ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो इसमें जो स्टमक है उसमें आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस दिख सकता है या नहीं भी दिख सकता है। और जो स्टमक के रोगे हैं उसमें आपको पैची इन्फिल्ट्रेशन दिख सकती है, पैची इन्फ्लेमेटरी रेडनेस दिख सकती है, या यू नो अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट देख सकता है, ठीक है। तो इन जनरल आपको इन्फ्लेमेशन दिखेगी रोगेज में पैची, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो डायलेटेड होगी, रेडेंट होगी और थिकन म्यूकोजा के साथ होगी। लिवर मे बी फैटी और देयर मे बी सीवियर नेक्रोसिस, दैट इज दिस कैन बी लीड टू सिरोसिस। ओके, देयर मे बी जॉन्डिस, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, ठीक है। किडनीज में शो ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या है कि जो पेशेंट को आप सोर्स ऑफ एक्सपोजर से रिमूव कीजिए। लाइक अगर पेशेंट काम करता है ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ उसको आर्सेनिक की एक्सपोजर हो रहा है और हमें उसमें सिम्टम्स मिल रहे हैं क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के, तो उसको उस फैक्ट्री से दूर करना है, उसको उस काम से दूर करना है। तो सोर्स ऑफ एक्सपोजर से हटाइए पेशेंट को, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बार। बाकी सारे पॉइंट्स जो हमने एक्यूट क्रॉनिक पॉइजनिंग, एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग में पढ़े हैं वही सेम इसमें अप्लाई होते हैं ट्रीटमेंट में, ठीक है। लास्टली कमिंग टू व्हाट आर द मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, ठीक है। ये एक बहुत ही पॉपुलर होमिसाइडल पॉइजन है। अब ये पॉपुलर क्यों है ये हम अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे, बट ये आ रहा है इट इज वेरी पॉपुलर होमिसाइडल पॉइजन। सुसाइड इसमें रेयर है बिकॉज इसमें पेन बहुत ज्यादा होता है, हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में भी बात करी, देयर विल बी पेन एंड वीकनेस इन द लिम्स। एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, एक्सपोजर कैन बी ऑक्यूपेशनल एज वेल, जैसे मैंने बताया अगर वो किसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे आर्सेनिक से काम हो रहा है तो उसको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो सकता है। एंड इट मे बी ऑल्सो यूज अ कैटल पॉइजन, इसको कभी कभी जो कैटल का फॉडर होता है उसमें भी मिक्स करके कैटल को खिला देते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर यूजिंग इट एज अ होमिसाइडल पॉइजन। अब ये पॉपुलर क्यों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। इट कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, ठीक है। पॉपुलर क्यों है, बिकॉज ये चीप है, ठीक है, इजीली मिल जाता है, कलरलेस है, कोई स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। इसकी स्मॉल क्वांटिटी चाहिए हमें डेथ कराने के लिए, लाइक हमने बात करी थी 0.1 से 0.2 ग्राम इसकी फेटल डोज थी, ठीक है। इट कैन बी इजीली एडमिनिस्टर्ड विद फूड और ड्रिंक क्योंकि कलरलेस है, ओडोरलेस है, कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है, आसानी से मिल रहा है। ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है, एकदम से कुछ नहीं होता। और जो सिम्टम्स स्पेसिफिकली जो हमने बात करें वो कॉलरा से थोड़े से सिमिलर है, ठीक है। तो ये सारे पॉइजन पॉइंट्स इसको एक बहुत ही पॉपुलर होमिसाइडल पॉइजन बनाते हैं। बट इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये डिले करता है प्यूट्रेफैक्शन को, ठीक है। प्यूट्रेफैक्शन विल बी डिलेड, ठीक है। इसकी प्रेजेंस आपको एक कंप्लीटली डीकम्पोज बॉडी में भी मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल डीकम्पोज बॉडी जो होगी उसमें भी आपको आर्सेनिक पता चल जाएगा कि ये आर्सेनिक पॉइजनिंग का ही केस है, ठीक है। हमने बात करी थी कि एक्सक्रीट होने के बाद ये हेयर और नेल्स में जाके सेटल हो जाता है, तो आपको ये बोन्स हेयर्स और नेल्स में भी मिल जाएगा फॉर सेवरल ईयर्स। साथ ही साथ अगर कोई चार्ड बोन्स है या बिल्कुल एशेज हैं, बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी है चीज़, तो भी उसमें आपको इसकी प्रेजेंस डिटेक्ट हो जाएगी। तो ये सारे केसेस कॉजेज हैं जिसकी वजह से इसको एज अ होमिसाइडल पॉइजन यूज करने का डिसएडवांटेज है, ठीक है। लास्टली ये है मेरे रेफरेंसेस इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरे से बात करने के लिए या मेरे को रीच आउट करने के लिए डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। फॉर द नेक्स्ट टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।